बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मुल्ला उमर के ऊपर बनाई गई हुई एक छोटी सी सीरीज जो कि ली गई है बेटी डैम के किताब से। इस सीरीज में मुल्ला उमर के आखिरी 13 साल के ऊपर बताया जा रहा है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 द फ्यूचर। 2013 की शुरुआत में मुल्ला उमर बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें खांसी और उल्टियां आ रही थी और उन्होंने जब्बार उमरी को कह दिया कि मैं इस हालत से रिकवर नहीं कर सकूंगा। जब्बार उमरी ने मुल्ला उमर का फेवरेट शोरवा सूप बनाया ताकि मुल्ला उमर को थोड़ी एनर्जी हासिल हो सके, लेकिन मुल्ला उमर उसे खा न सके और मुल्ला उमर में खाने की ताकत भी न थी। जब्बार उमरी के मुताबिक मुल्ला उमर ने खुद को अपनी किस्मत के ऊपर ही छोड़ दिया था। जब्बार उमरी ने उन्हें कहा कि मैं डॉक्टर ले आऊं, उस पर उन्होंने उसे मना कर दिया। जरगई के मुताबिक उसाद जब्बार उमरी का ड्राइवर था, उसने मुल्ला उमर को ऑफर की कि वो उसे पाकिस्तान की हॉस्पिटल भी ले जा सकता है, लेकिन मुल्ला उमर ने फिर भी मना कर दिया। अप्रैल 23, 2013 को मुल्ला उमर गुजर गए। जब्बार उमरी ने मुझे बताया वो एक गर्म और सख्त दिन था और ऐसा दिन मैंने आज से पहले कभी भी साउथर्न अफगानिस्तान में नहीं देखा था। मैं समझी जब्बार उमरी किसी एक रेगिस्तानी तूफान के बारे में बात कर रहे थे, पर कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला एक यूएस आर्मी पब्लिकेशन से जो उस दिन के हवाले से बात कर रही थी। 80 से ज्यादा टास्क फोर्स फाल्कन के हेलीकॉप्टर डैमेज हो चुके थे अचानक से आए हुए एक बहुत बड़े हेलस्टॉर्म से, जिसने कंधार की एयरफील्ड को 23 अप्रैल को हिट किया था, जिससे कंधार पर खड़े हुए तकरीबन एक ब्रिगेड के पूरे हेलीकॉप्टर्स की इंजन खराब हो चुकी थी और वो वाकई ही बहुत सख्त तूफान आया हुआ था। और जिस चीज की तरफ जब्बार उमरी बता रहा था वो एक हेलस्टॉर्म था और कंधार में ऐसा हेलस्टॉर्म पहले कभी नहीं आया था। मुल्ला उमर की डेथ की रात को जब्बार उमरी ने 2 लोगों के साथ मिलकर उसे एक कब्र में दफना दिया विदाउट कोफिन, और उस कब्र पर कुछ लिखा भी नहीं था। उसके बाद जब्बार उमरी कोयटा गए और वहाँ से मुल्ला उमर के एक भाई अब्दुल मनान और उसके बेटे याकूब को लाए। जब्बार उमरी ने दफन करने वक्त उसकी एक वीडियो भी बनाई थी जो के अंधेरे में थी। वो वीडियो सबूत के तौर पर दिखानी थी जब्बार उमरी को मुल्ला याकूब को, जो कि मुल्ला उमर के बड़े बेटे थे। फिर भी मुल्ला याकूब ने जब्बार उमरी से कहा कि कब्र खोदी जाए, और जिस वक्त जब्बार उमरी मुल्ला उमर की कब्र खोद रहे थे मुल्ला याकूब काफी जज्बाती हो चुके थे और वो रोने लगे थे। 17 दिन के बाद फिर से मुल्ला उमर की कब्र को खोदा गया ऐसे शख्स के हुक्म पर जिसके बारे में जब्बार उमरी ने मुझे नहीं बताया। बहरहाल उस वक्त उनकी लाश को एक वुडन बॉक्स में बंद करके फिर दोबारा से दफन कर दिया गया। जब्बार उमरी, याकूब और अब्दुल मन्नान ने मुल्ला उमर की पूरी बॉडी और उसकी चीजों को सर्च करने की कोशिश की ताकि वो कोई पैगाम या कोई ऐसी वसीयत जो पीछे छोड़ गए हो उसके बारे में जान सके, मगर उन्हें कुछ भी ना मिला, या कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए या तालिबान क़यादत के लिए छोड़ी हो, लेकिन उन्हें कुछ ना मिला। दफनाने के बाद जब्बार उमरी पाकिस्तान चला गया ताकि ये न्यूज मुल्ला उमर की डेथ की न्यूज तालिबान लीडरशिप को बताई जा सके। अख्तर मंसूर जो उस वक्त ऑपरेशनल लीडर थे मूवमेंट के, उन्होंने 10 के करीब सीनियर तालिबान लीडर्स को जमा किया ताकि वो जब्बार उमरी से मिल सके। जब्बार उमरी ने उन सब 10 लोगों को तमाम तर डिटेल बताई कि वो पिछले 12 साल कैसे और किस तरह से रह रहे थे, और इससे पहले तालिबान लीडरशिप को उनके बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। और उसके बाद उन 10 लोगों ने पूछा कि सुप्रीम लीडर ने हमारे लिए कोई और लीडर चुना है जिसको हम फॉलो कर सके। जब्बार उमरी ने जवाब दिया नहीं, मुल्ला उमर ने किसी को नहीं चुना है, और उन्होंने तालिबान के फ्यूचर के हवाले से भी किसी के बारे में नहीं बताया है, और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनकी जगह पर आकर कौन बैठेगा। उसी वक्त 4 रिलीजियस स्कॉलर जो उस मीटिंग में मौजूद थे वो सोचने में लगे और वो घंटों तक सोते रहे, और उसके बाद उन्होंने कहा अख्तर मंसूर एक ऑपरेशनल लीडर के तौर पर कंटिन्यू करेंगे। बट वहाँ पर ही उन 4 रिलीजियस स्कॉलर ने कहा कि मुल्ला उमर की डेथ को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाएगा और ना अख्तर मंसूर को सुप्रीम लीडर के टाइटल से इस वक्त नवाजा जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे अमेरिका अभी हारने ही वाला है और 2013 में ओबामा ने भी ट्रूप्स विथड्रॉ करने का हुक्म दे दिया था। सो ये जंग अब खत्म होने वाली है। अगर इस वक्त ये खबर फैला दी गई तो अफगान तालिबान का मोरल, यानी जो सिपाही लड़ रहे हैं जंग में, उनका मोरल काफी नीचे चला जाएगा। बहरहाल वहाँ पर हर किसी ने इस बात से एग्री नहीं किया और वो चाहते थे कि हमें साफ साफ लोगों को बता देना चाहिए। बहरहाल एट दी एंड वो स्कॉलर्स ही अपना रास्ता निकालने में कामयाब हुए और उसके बाद उन्हीं की बात सब लोगों ने मानी, मगर ये फैसला काफी खतरनाक साबित हुआ और इसकी वजह से तालिबान मूवमेंट के अंदर काफी दरारें भी पैदा हुई। आने वाले 2 सालों तक मुल्ला उमर की खबरें तालिबान के अंदर घूमती रही और कुछ लोग तो तालिबान की लीडरशिप को ही इल्जाम देते रहे कि वो कवर अप कर रहे हैं, और एक ग्रुप ने तो मुल्ला अख्तर मंसूर पर ही उनके कातिल होने का इल्जाम लगा दिया। अल्टीमेटली समर 2015 में अफगान इंटेलिजेंस ने ये खबर
खबरें पिक करना शुरू की कि मुल्ला उमर वफात पा चुके हैं 2 साल पहले ही, और उसके बाद अफगान इंटेलिजेंस ने ये खबर ब्रेक कर दी, जिसके बाद तालिबान लीडरशिप फोर्स हो चुकी थी कि वो अब आकर अनाउंस कर दे कि मुल्ला उमर अब यहाँ पर नहीं रहे। और इसकी वजह से ही तालिबान के अंदर एक सक्सेशन क्राइसिस हो चुका था कि अब मुल्ला उमर की जगह पर कौन आकर बैठेगा। अख्तर मंसूर तो पहले ही शक के अंदर था और बहुत सारे लोग उससे नफरत भी करने लगे थे। ये सारी तकसीम तब खत्म हुई जब मुल्ला अख्तर मंसूर को एक यूएस ड्रोन ने मार दिया, और उसके बाद एक और रिलीजियस स्कॉलर मुल्ला हैबतुल्लाह ने आकर अफगान तालिबान की कमांड संभाली। मुल्ला हैबतुल्लाह मुल्ला उमर की तरह बहुत ईमानदार और किसी तरह के एम्बिशन से खाली शख्स थे, और जिन्होंने बहुत बड़ी कोशिश करके तालिबान को फिर से यूनाइट किया। हालांकि एनडीए तो पूरी दुनिया के सामने ये कह रही थी कि मुल्ला उमर कराची में मारे जा चुके हैं और कराची में वफात पा चुके हैं, मगर वो अंदरूनी तौर पर ये सोचने की कोशिश कर रहे थे कि मुल्ला उमर जाबुल में कहाँ थे और किसके साथ थे और कैसे रह रहे थे, और उन्होंने अंदरूनी तौर पर ये कोशिशें तेज कर दी थी। और मुल्ला उमर के लिंक जबार उमरी के साथ कैसा है, ये सारी तहकीकात एनडीएस ने अंदरूनी तौर पर ही शुरू कर दी थी। जाबुल के ट्राइबल लीडर अता जान के मुताबिक सीनियर एनडीएस ऑफिशियल प्रेसिडेंट अशरफ गनी और लोकल इंटेलिजेंस ने जबार उमरी को एक सेफ पैसेज तुर्की या सऊदी अरब की तरफ जाने की ऑफर की, और उनकी फैमिली के लिए भी बहुत सी अच्छी ऑफर्स दी ताकि वो हमें बता सके कि मुल्ला उमर के आखिरी दिन कैसे गुजरे और वो किसके साथ है। पर मुल्ला उमर के वो फॉर्मर बॉडीगार्ड अब कोयटा में थे और वहाँ पर तालिबान ने उन्हें एक घर खरीद कर दे दिया था जहाँ पर वो रह रहे थे। बहरहाल कुछ वक्त के बाद जबार उमरी जाबुल वापस आए ताकि एक नॉर्मल जिंदगी बसर कर सके। जाबुल पुलिस ने इन्हें एक रूटीन की चेकिंग के दौरान ये कहकर अरेस्ट कर लिया था कि उनकी गाड़ी में 2 हथियार थे और उसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया था। जाबुल पुलिस ये नहीं जानती थी कि वो कौन है। इसी तरह जेल में जबार उमरी ने ही सोचा क्यों ना पुलिस को अपनी आइडेंटिटी बताई जाए और प्रेसिडेंट अशरफ गनी की वो सेफ पैसेज वाली ऑफर हासिल की जाए ताकि मैं वापस सऊदी अरब चला जाऊं या तुर्की चला जाऊं। पर उसके बाद वो ऑफर खत्म हो चुकी थी और जबार उमरी को हेलीकॉप्टर के थ्रू एनडीएस प्रिजन में लाया गया। साइड नोट, ट्रांसफर ऑफ पावर, ये मैं मुल्ला उमर के स्पोक्स पर्सन अब्दुल हाई मुतमईन की किताब से ले रही हूँ, जिसमें उन्होंने डिटेल से बताया हुआ है कि तालिबान ने ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे किया था मुल्ला उमर की डेथ के बाद कोयटा में। और इस स्टेटमेंट को मैंने जबार उमरी से भी री-वेरीफाई करवाया तो जबार उमरी ने भी इसे करे कहा। शेख अब्दुल हाकिम ने मुल्ला अख्तर मंसूर का हाथ पकड़ा और उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और बयात कर दी, पर मंसूर उस वक्त डर चुका था, उसके पसीने छूट रहे थे और वो काफी प्रेशर में था। उसने अपना हाथ शेख के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शेख ने उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर उसके ऊपर अपना हाथ रखा और फिर से बयात की, तुम मेरे लीडर हो और मैं तुम्हें मानता हूँ। शेख अब्दुल हाकिम ने मुल्ला अख्तर मंसूर को कहा। उसके बाद 3 और शेख मौजूद थे, उन्होंने भी मुल्ला अख्तर मंसूर के हाथ पर हाथ रखकर बयात की कि तुम मेरे लीडर हो और मैं तुम्हें लीडर मानता हूँ। उसके बाद अब्दुल कयूम जाकिर ने तो मुल्ला अख्तर मंसूर के हाथ को चूमा और वो बहुत जज्बाती हो चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने भी बयात की। फिर आमिर खान हक्कानी ने भी मुल्ला अख्तर मंसूर के हाथ पर बयात की। आमिर खान हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुक रखते थे। उसके बाद उस घर के मालिक ने भी मुल्ला अख्तर मंसूर के हाथ पर बयात की। मुल्ला मनान जो ब्रदर इन लॉ थे मुल्ला उमर के, उन्होंने मुल्ला अख्तर मंसूर के हाथ पर बयात ना की। जब शेख ने कहा कि तुम बयात करो तो उन्होंने कहा सबसे पहले आप मुझे ये बताएं हमारी फैमिली का क्या होगा और हमारी फैमिली पोजीशन का क्या होगा, ये अभी वाजे हो जाना चाहिए। तब मुल्ला जाकिर बीच में आए और उन्होंने कहा तुम अभी बहुत छोटे हो इस तरह के मामलात में बात करने के लिए, ये हम बाद में तुम्हारे बड़ों के साथ बैठकर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मुल्ला मनान ने भी मुल्ला अख्तर मंसूर की बयात की। बाद में शेख ने मुल्ला मनान को कहा कि तुम्हारी फैमिली को भी एक अच्छी पोजीशन दी जाएगी और तुम्हारी फैमिली को कभी साइडलाइन नहीं किया जाएगा। और उसके बाद तमाम तर शेखों ने वहाँ पर वायदा लिया कि हम इस सारी खबर के हवाले से चुप रहेंगे और इस डिसीजन के हवाले से किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। इसके बाद बेटी डेम्स लिखती हैं द कंक्लूजन में वो 3 से 4 चीजें ड्राइव करने की कोशिश करती है। वो कहती है मुल्ला उमर के बारे में जितना कुछ लिखा गया है वो बिल्कुल ही अलग तरह से लिखा गया है। अगर अमेरिका का वर्जन देखें तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे और जिससे वो अमेरिका का इन्वेजन जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि मुल्ला उमर इस वक्त जिंदा है और अलकायदा के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और वो अमेरिका के ऊपर एक और अटैक प्लान कर रहे हैं। लेकिन हम सब जानते थे कि मुल्ला उमर ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी थी। इस तरह की अमेरिकी स्टेटमेंट से अमेरिका को एक जस्टिफिकेशन मिल रही थी कि वो अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा बरकरार रख सके। इसी तरह से तालिबान के लिए मुल्ला उमर एक स्पिरिचुअल लीडर बन चुके थे और उनके नाम से वो जो ग्रुप आपस में तकसीम होने जा रहा था उसे यूनाइटेड करके रख रहे थे। बहुत सारे तालिबान करप्ट हो
चुके थे और उनके लोकल लेवल पे सपोर्टर्स भी उनसे नफरत करने लगे थे, लेकिन मुल्ला उमर का नाम ऐसा था जो उन्हें ज्वाइन करके रखता था। सो मुल्ला उमर की दूरी ने तालिबान और अमेरिका दोनों के लिए वही काम किया और दोनों के लिए ही एक फेवरेबल पोजीशन में रहे। इसी तरह एनडीएस भी मुल्ला उमर के नाम को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाती रही कि वो इस वक्त कराची में है और इलाज करवा रहे हैं। इस तरह मुल्ला उमर के नाम का हर किसी ने अपने ही मफाद में इस्तेमाल करने की कोशिश की। हकीकतन में मुल्ला उमर वहाबिज्म या अलकायदा से काफी मुख्तलिफ थे। वो सूफी ट्रेडिशन से ताल्लुक रखते थे और उनके नजरिया काफी मुख्तलिफ थे उसामा बिन लादेन से। आज भी जो लोग जंग को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, ये स्टोरी उन सब लोगों के लिए सबक है हकीकत कितनी मुख्तलिफ होती है जो हमें मीडिया पर दिखाई जाती है। अब जबकि अमेरिका और तालिबान मिल बैठकर पीस टॉक्स कर रहे हैं और बहुत जल्द अमन आ जाएगा अफगानिस्तान में, उसके बाद यहाँ पर फिर से एक रिसर्च होनी चाहिए ताकि हमें और भी ऐसी स्टोरीज पता चल सके कि इस जंग के दौरान यहाँ पर हकीकत में हुआ क्या था, कौन कहाँ खड़ा था और कौन सही था और कौन गलत था। इसी के साथ बेटी डैम की बुक हुई खत्म। थैंक यू वेरी मच। एक और साइड नोट, बेटी डैम ने इसमें लिखा हुआ है तालिबान एंड सूफीज्म, उसको मैं किसी छोटी सी वीडियो में कवर अप करने की कोशिश कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।